हेलो, गुड मॉर्निंग। बहुत ही शानदार हूँ मैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारे बहुत शानदार होंगे। पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कल का दिन बहुत ही अच्छा आपका गुजरा होगा। हमने साथ में जो डिस्कशन की थी लाइक 8+8+8 का, तो आपका 8+8 100% एफर्ट के साथ पूरे टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए चल रहा होगा। सिर्फ सिटिंग नहीं, साथ में पढ़ाई भी चल रही होगी और उसमें से आप रोज़ 1 और 1.5 आवर्स सी सेट को भी दे रहे होंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। सारी चीज़ें ठीक चल रही है, डाउट्स वगैरह प्रॉपर जा रहा है, आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉल्यूशन जा रहा है, इन बिटवीन कोई इशू नहीं है, सारी चीज़ें ठीक है। हाँ, मैंने एक सजेशन जो आपको दिया था, कुछ बच्चे उस पर प्रॉपर अभी तक काम करना नहीं शुरू किया है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप उस पर काम करना शुरू कर लो। आप एक एक पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर का नहीं, आपको पता है, आप अगर नेहरू विहार में हो, आप अगर राजेंद्र नगर में हो, देयर आर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन जो पढ़ा रहे हैं इसको सिविल सर्विसेज को। तो आप 3 4 5 डिफरेंट अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सेट ले लो, उसी सेट वाले, और फिर उसको लगाइए। फिर आपको जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा वो सबसे शानदार होने वाला है। ठीक है ना। और मैं ये बार बार या हर क्लास में क्यों बताता हूँ, इसके पीछे एक बड़ा रीजन आप थोड़ा समझें। मैं बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि एंड ऑफ द डे जब अपन पेपर देने जाए, रिजल्ट इज समथिंग डिफरेंट, जो आएगा आएगा। एंड ऑफ द डे जब अपन पेपर देने जाए और पेपर देके जब बाहर निकले, तो आपके मन में एक एक वो ना रह जाए यार कि हाँ ओह थोड़ा सा और कर लिया होता तो शायद बेहतर हो जाता। मैं बस ये चीज़ें नहीं चाह रहा हूँ। और ये नॉर्मली मेरे को क्लास में जब पेपर सी सेट का बच्चे दे के आते तो मेरे को सुनने को मिलता कि सर शायद 2 4 10 पेपर और लगा लिए होते, नंबर ऑफ क्वेश्चन और टच कर लिए होते तो अच्छा हो जाता। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस बार जो हमारा बैच है उसमें ये वाली दिक्कतें ना आने पाए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। सी सेट इज ऑल अबाउट दिस, यू हैव टू क्वालिफाई ओनली, बट कई बार मैटर कर जाती है। आपका प्रिपरेशन बहुत शानदार होता है, डिस्क्रिप्टिव का बहुत शानदार होता है, सी सेट का, जीएस का, और उसमें ये वाला पेपर आपको ले डूबता है। तो ये वाली सिचुएशन ना रहने दें, अपना बेस्ट एफर्ट करें और बेस्ट रिजल्ट की उम्मीद करें। चलिए, तो हमारे इस सीरीज में जो कि सी सेट के प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन मैं सारे का सारा करवा रहा हूँ, हमने 2024, 23, 22 कर लिया और 21 पे पहुंचे। और 21 का भी एक पार्ट मैंने कल आपको ऑलरेडी करा दिया था। ठीक है। और उसमें कुछ बड़े ही शानदार क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्यूशन उसका कराया था, और उसी को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि देखिए समझिए, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं जाना चाहता हूँ। एक बच्चे का मैसेज आया कि सर एक सेशन को एक दिन में कंप्लीट करिए, एक घंटे में कंप्लीट कर दीजिए। कर सकता हूँ, लेकिन क्या है कि उसे आपका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। उसमें दिक्कत क्या होने वाली है, 1 घंटे में कंप्लीट करने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 30 के आसपास जा रहा है, जो जैसे अपन ग्रेजुअली 2021-22 में, अब मैं अगर उसको अपने एंड से सॉल्यूशन करने लगूँ, मैं बेटा 30 मिनट्स में कर दूंगा। क्यों? क्योंकि एक तो मैं पहले से करता आ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, दूसरा ये सेट मैंने लगा रखा है ऑलरेडी, फिर आपको सॉल्यूशन कराऊंगा तो मेरे लिए और आसान हो जाएगा। लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर एक कोई क्वेश्चन मेरे पास कैलेंडर का आता है, मैं सॉल्व करता हूँ, तो मैं पूरा कैलेंडर में जो बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं उसका रिवीजन करा दूँ। बेसिकली अपनी सीरीज की जब हमने शुरुआत की थी, जिन बच्चों ने अप्रोच किया था, उसका बेसिक फंडा ही यही था कि सर मेरे को क्वेश्चन के साथ उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें भी बता दीजिएगा, ताकि जब थ्रो आउट अपन पेपर लगाने बैठे और कोई दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें दिक्कतें ना आने पाए। इसलिए तो आपका 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 3 से 4 5 मिनट कई बार लग जाता है। क्वेश्चन अच्छे होते हैं तो टाइम थोड़ा सा लगता है, पेशेंस रखिए। अपने पास लंबा टाइम है, 25 मई तक का टाइम है। अभी अपन मार्च में चल रहे हैं और 25 मार्च भी नहीं पहुंचे। इट मीन्स आपके पास 60 डेज है, और 60 डेज में हम कम से कम 6 7 या 8 सेट लगाने वाले हैं पूरा इसका जो प्रीवियस ईयर है। तो इसमें मैं आपको पहुंचा दूंगा 2014-15 तक के सारे पेपर्स लगा दूंगा। उसके बाद जब पेपर को 15 डेज बजेगा तो रोज सेशन लगाना है, रोज मैं आपके लिए एक्स्ट्रा 2 घंटे लेके आने वाला हूँ। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपके लिए प्रॉपर शेड्यूल जैसा हमने डिस्कस किया था वैसा ही करने वाला हूँ, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आपके प्रिपरेशन को उस लेवल तक पहुँचा देना है जहाँ पे जाने के बाद जब आपके सामने पेपर है सी सेट का, तो ये ना सोचना पड़े आपको कि शायद यहाँ कमी रहेगी वहाँ कमी रहेगी। बस ये कि जिस डिटर्मिनेशन के साथ मैं रोज़ सुबह पहुँच रहा हूँ, उसी डिटर्मिनेशन के साथ आपसे उम्मीद करता हूँ रोज़ पहुँचिए। मिल के करेंगे, अच्छा करेंगे, शानदार करेंगे, बेहतरीन करेंगे। ठीक है। चलिए, तो आज के दूसरे पार्ट का रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27 था सेट ए में, और ये क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है उसको एक बार अपन समझ लेते हैं और फिर
कर लेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखा है, इमेज ऑफ कॉन्सोनेंट, मेक श्योर यहाँ पे क्या है, इमेज ऑफ कॉन्सोनेंट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल्स आर ऑब्जर्व्ड इन अ मिरर। तो सिंपल से आपसे क्या कह रहा है कि अल्फाबेट में जितने लेटर्स है उनका मिरर इमेज देख लीजिए आप, ठीक है, मिरर इमेज। व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ दीज विच डू नॉट लुक लाइक देयर ओरिजिनल शेप। अच्छा, तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये समझ लीजिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल से करता हूँ, फिर आंसर आपको बता दूंगा। सपोज कर लीजिए जैसे ए है, और अगर इसका मैं मिरर इमेज बनाऊं तो इस ए का मिरर इमेज सिमिलर आइडेंटिकल बनेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर मैं मिरर इमेज बी का बना दूं तो इसका मिरर इमेज ऐसा बन जाएगा। क्या ये आइडेंटिकल है? तो आप कहोगे कि नहीं सर, आंसर नहीं है। एज पर द मिरर इमेज जो साइड्स है वो चेंज हो गया है, और यही होता है मिरर इमेज में। क्या होता है, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, ये आपका कन्फिग्रेशन हो जाता है। अच्छा, जब ये पेपर हुआ था, जब बच्चे क्वेश्चन करके आए थे, बच्चों ने गलती कहाँ करी थी मैं पहले आपको वो बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। बच्चों ने गलती क्या करी कि सर टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26। अच्छा, 26 में से आइडेंटिकल कितना हो जाता है वो अपन काउंट कर लेते हैं। उन्होंने 26 में से आइडेंटिकल कोई काउंट कर लिया, कितने, 10, प्रोबेबली 10। अभी हम देखेंगे भी, आपको 100% श्योर कर दूंगा। और उसने इस 26 में से जो आइडेंटिकल है उसको माइनस करके और आंसर कर दिया, और 99.9% बच्चों ने आंसर क्या कर दिया था, 16, जो गलत हो गया था। क्यों? क्योंकि बेटा आपको ओवरऑल अल्फाबेट नहीं कह रहा है करने को, आपको क्या कह रहा है, आपको ये समझना जरूरी है। इसमें इन्होंने क्या बोला है, कॉन्सोनेंट। इसका मतलब आउट ऑफ 26 जो 5 वॉवेल है वो तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, तो अपने पास कितने बच गए, सिर्फ 21। नाउ यू हैव टू फाइंड कि हाउ मेनी लेटर्स, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर जिसका मिरर इमेज आइडेंटिकल होगा और जिसका मिरर इमेज आइडेंटिकल नहीं होगा। और आपको यहां पर क्या करना है, लुक, डू नॉट लुक। इसका मतलब जो आइडेंटिकल नहीं है यू हैव टू काउंट दैट वन एंड देन पुट देयर, ठीक है। तो क्वेश्चन को लॉजिकली अगर पढ़ ले, सही से समझ ले तो आसान हो जाएगा। बच्चों ने क्या गलती करी, सारे अल्फाबेट 26 का कर दिया, माइनस करके आगे गलत करके, ठीक। चलो, अब अपने पास 21 लेटर है, तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं डायरेक्टली आपको काउंटिंग बता के और इसमें आंसर कर दूं 14, नहीं, मैं चाहता हूं कि आप इसको समझ लो कैसे हो जाएगा। हमने ए को तो हटा ही दिया, बी आइडेंटिकल नहीं है तो एक की काउंटिंग ये कर लेंगे। अच्छा, कॉन्सोनेंट में देखिए आपके पास है सी, ये बन जाएगा। कॉन्सोनेंट में आपके पास है डी, ये बन जाएगा। कॉन्सोनेंट में ई तो अपन के काउंट नहीं करना, सॉरी, आपके पास है एफ, ये बन जाएगा। देखो यही गलती होती है, यही मिस्टेक होता है जिसको पेपर सॉल्यूशन करते टाइम ध्यान रखना है, जो मैं करने वाला था, ठीक है। एफ, उसके बाद क्या है जी, ये हो जाएगा जी। क्या है एच, ये एच नहीं, इसकी काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ये तो सिमिलर हो गया, आइडेंटिकल हो गया। अपने को कौन सा काउंट करना है, जो डू नॉट है, जो सिमिलर नहीं है, तो एच हो गया। क्या आई की काउंटिंग करनी पड़ेगी, नहीं, इसकी भी काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी। एच और आई, फिर से मिस्टेक किया मैंने, आई वॉवेल है, इसको यूज ही नहीं करना अपने को, वॉवेल को छोड़ ही देते हैं अपन, इसको एलिमिनेट करते हैं, सिर्फ कॉन्सोनेंट। तो सी डी एफ जी एच, आई छोड़ दिया। अब अपने पास कौन सा है, जे, क्या आइडेंटिकल होगा, नहीं, जे हो गया। के क्या आइडेंटिकल होगा, नहीं। एल क्या आइडेंटिकल होगा, नहीं। एम, यस, एम आइडेंटिकल हो जाएगा, मतलब इसकी काउंटिंग नहीं करनी है। क्या एन आइडेंटिकल होगा, नहीं। क्या ओ की काउंटिंग करें, नहीं करें, क्यों, क्योंकि वो वॉवेल है, उसको छोड़ देते हैं। पी, पी का कैसा हो जाएगा, ऐसा। क्यू का ऐसा हो जाएगा, ऐसा। क्या आर आइडेंटिकल है, नहीं। क्या एस आइडेंटिकल है, नहीं। टी यस आइडेंटिकल है, क्या इसकी काउंटिंग करनी है, नहीं, नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। क्या यू को काउंट करें, नहीं भाई, क्यों नहीं करें, क्योंकि यू वॉवेल है। वी की काउंटिंग करें, अरे वी तो आइडेंटिकल हो जाएगा, अपने को इसकी काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, डब्लू की काउंटिंग करें, अरे डब्लू तो आइडेंटिकल हो जाएगा, इसकी भी काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी। यू वी डब्लू, क्या एक्स आइडेंटिकल हो जाएगा, नहीं करनी है। वाई आइडेंटिकल हो जाएगा, नहीं करनी है। जेड नहीं होगा, सॉरी, नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आइडेंटिकल है मैंने वो भी लिख दिया, जो आइडेंटिकल नहीं है मैंने वो भी लिख दिया, अपन इसमें से काउंट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 ऐसे लेटर है जो आइडेंटिकल नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4।
अब आप कहोगे कि सर टाइम ज़्यादा लगा, ऑफ कोर्स सी मेरे को इसमें ये नहीं समझाना कि आंसर क्या था, आप चाहते हो डायरेक्टली फाइंड कर लेते, आपको पता है, एक बार मेमोराइज करिएगा, दिमाग में ध्यान से रखिएगा, हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन में जो पूछा गया उस पर ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। अगर उस पर ध्यान रखेंगे तो आंसर 100% करेक्ट। बच्चे जहाँ गलती करते हैं उसको समझाना जरूरी है, क्योंकि जब अपन गलतियों पे काम करते हैं ना, गलतियों को सुनते हैं ना, तो समझ में आता है अच्छा ये वाली गलती तो अपने को नहीं करनी है। मतलब इसमें हमें क्या करना था, इसमें हमें वोवेल की काउंटिंग नहीं करनी थी, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट में भी वैसे की काउंटिंग करनी थी जो आइडेंटिकल नहीं है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अ वुमन रन्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स हर नॉर्थ, नॉर्थ चलती है, चला देते हैं। अच्छा, किसी पर्टिकुलर पोजीशन से वो नॉर्थ की तरफ चलती है और कितना चलती है, 12 किलोमीटर, डन, ओके। देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ, अच्छा वो जिस पोजीशन पर है वहाँ से वो 6 किलोमीटर कहाँ चल लेती है, साउथ चल लेती है, ये चलिए। अच्छा अगर ये 12 किलोमीटर था और उसमें 6 मीटर बैक आ गई तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना बचा, 6 किलोमीटर, और वो फिलहाल किस पोजीशन पर आ चुकी है, इस पोजीशन पर। ऑलराइट, बेसिक सा क्वेश्चन है, अभी तक देख ले रहे हैं। हर साउथ एंड देन 8 किलोमीटर टुवर्ड्स हर ईस्ट। अब समझिए, जब आप ये कन्फिग्रेशन बनाते हो ये, तो ये अगर अपन नॉर्थ रखते हैं, इसको साउथ रखते हैं, तो ये ईस्ट हो जाता है और ये क्या हो जाता है, वेस्ट। अब यहाँ से ईस्ट का मतलब अपने को इस डायरेक्शन में चलना है, और ये कितना चलना है, 8 किलोमीटर, और इस पोजीशन पर फिलहाल वो रुक गई है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा किस से, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन से वो इस डायरेक्शन में है ना। अच्छा इस डायरेक्शन को फाइंड कैसे करोगे, तो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे लिख दोगे क्या, नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर ईस्ट, और यहाँ पर वेस्ट। और जब इस इंक्लिनेशन को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट है, डन, कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है। लेकिन जब अपन यहाँ पर देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के दो ऑप्शन गिवन है, मतलब दोनों ही करेक्ट हो सकता है, बट अब एलिमिनेशन करना पड़ेगा क्या, एन एंगल लेस देन 45 डिग्री और एन एंगल लेस देन 450 डिग्री, यही है ना। चलो ठीक है, कर लेते हैं। अच्छा अपने को फाइंड करना कि ये जो एंगल है ये 45 डिग्री से ज़्यादा है या एंगल 45 डिग्री से कम है, इस वाले एंगल को अपने को क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, ठीक, ओके। अच्छा ये जो पहले तो वो जब यहाँ से अप गया तो 0 से 12 चला गया, जब यहाँ से डाउन आ गया इस पोजीशन पे तो 0 से 6 था, ठीक है, 0 से 6। अच्छा जब ये डायरेक्शन हुआ तो ये कितना हो गया, 8, और नीचे कितना हो गया, 6, 8 और 6। अच्छा ये जो 8 है ये आप जब पाइथागोरस लगाते हो तो क्या मानते हो, b, और ये आप मानते हो, इसको अपन क्या मानते हैं, p, यही है ना, p बाई b, यही है ना। अच्छा p बाई b, जब अपन p बाई b करते हैं तो एक बार ध्यान रखिए, आपको याद होगा साइन, कॉस, कॉसेक, याद है, उसमें एक आता है tan, और tan क्या होता है, याद आया, और tan 1 इक्वल टू क्या होता है, किसी को याद हो, देखो थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन, सी सेट के हिसाब से थोड़ा सा टिपिकल है, tan 1 इक्वल टू हो जाता है 45 डिग्री। हमें चेक करना है क्या है इसका वैल्यू, 45 डिग्री है, 1 है क्या, तो देख लेते हैं। हमने जब निकाला ये 6 और अपॉन कर दिया क्या, 8। अच्छा जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 60 हो जाएगा, और 8 7 जा 56, ये एंड 8 5 जा 40, क्या हो जाएगा, 0.75 करेक्ट है। ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला है ना। हमने जब इस एंगल को फाइंड किया तो हमें ये पता चला कि ये 6 है P और ये क्या है B, 8 है, तो हमने 6/8 कर दिया। जब आपने ये 6/8 किया तो क्या कन्फिग्रेशन आपका निकला, 6/8, जब आपने इसको डिवाइड किया तो 8 7 जा 56, और 8 7 जा जब आपने 56 कर दिया तो आपको क्या पता चला, 0.75। क्या ये 0.75 1 के इक्वल है, आपका आंसर होगा नहीं। अच्छा अगर tan 1 होता तो क्या हो जाता, 45 डिग्री। अब अगर ये 1 नहीं है, 1 से छोटा है, इसका मतलब एंगल भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किससे, 45 डिग्री से। तो 45 डिग्री से छोटा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है, थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 37 था ये आपके इसमें,
लेट्स चेक इट आउट, क्या लिखा है इसमें। इसमें इन्होंने बोला है फ्रॉम जनवरी 1 2021। पहले अपन ये मेंशन कर लेते हैं फ्रॉम जनवरी 1 2021। ऑलराइट, ठीक है। अब 21 से आगे इन्होंने बोला क्या है, एक बार उसको देख लेते हैं, फिर अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। तो चलिए कैलकुलेट कर देते हैं। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन रुपीज पर लीटर ऑन mth डे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर mth डे रखा है, मतलब जनवरी 1 से जब अपन आगे की तरफ चलेंगे कोई पर्टिकुलर डेट जिसको m कंसीडर कर लिया है ऑफ द ईयर इज ये इतना, क्या है ये 80 प्लस 0.1 m, 0.1 m ये वैल्यू दे दिया, ठीक है। और ये किसका है, ये है हमारा किसका, पेट्रोल का, ठीक है। वेयर m इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी मान लिया है, कहाँ तक 100 तक, कोई भी यूनिट नंबर आप मान सकते हो। एंड देयर आफ्टर रिमेन्स कांस्टेंट, अच्छा एक पर्टिकुलर डे पे जब वो वैल्यू पहुंच जाएगा उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद वो इंक्रीज नहीं करेगा, करेक्ट है, ऑलराइट। अच्छा क्या लिखा है, ऑन द अदर हैंड द प्राइस ऑफ डीजल, ओके, द प्राइस ऑफ डीजल व्हेन डीजल इन रुपीज पर ले ऑन द nth डे, यहाँ पर भी m नहीं लिखा है, nth डे लिख दिया है, ऑफ 2021 इज 69 पॉइंट, ओके, ये 69 प्लस 0.15 n है, ऑलराइट। ऑन विच डेट इन द ईयर 2021, अच्छा सिंपली क्या कह रहा समझिए, पेट्रोल की वैल्यू कितनी है 80 रुपीज, वो भी पर्टिकुलर कीमत से बढ़ रहा है। डीजल की वैल्यू कितनी है 69 रुपीज, वो भी पर्टिकुलर कीमत से बढ़ रहा है। तो वो आपसे कह रहा है कि 80 रुपीज वाला कुछ बढ़ रहा है, ऐसा मान लेते हैं कि 80 रुपीज वाला 1 रुपये अगले हर दिन बढ़ रहा है, और जो 69 रुपीज वाला वो 1.5 रुपये हर दिन बढ़ रहा है। तो आप ये बताओ कि वो 80 और 69 जिस रेशियो से बढ़ रहा है कब जाके इक्वल हो जाएगा, बस ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया और कुछ नहीं। तो जो 80 रुपीज वाला है वो थोड़े कम प्राइस से बढ़ रहा है, जो 69 रुपीज़ वाला है वो थोड़े ज़्यादा प्राइस से बढ़ रहा है, तभी तो जाके एग्जैक्टली एक पॉइंट पर इक्वल हो जाएगा। समझ आई बात आपको, अगर 80 रुपीज़ वाला ज़्यादा बढ़ता, 69 वाला कम बढ़ता, जो कम है वो कम ही रह जाता, इसका मतलब जो कम है उसको ज़्यादा से बढ़ना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। तो हमें काउंट करना है कि कितने दिनों बाद ऐसा आएगा। तो बेसिकली अपने को क्या करना है, इसको इक्वल कराना है, यही है ना, कोशिश कर लेते हैं। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं इस 0.1 m को इधर ही रख लूँ, इस 0.15 n को इधर ले आऊँ, और आगे मैं क्या कर दूँ 69 माइनस 80 कर दूँ, ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू निकल जाएगा वो एक्चुअल में कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन जो यूनिटरी मेथड होता है उसी को इसमें हमने पुट कर रखा है, ठीक है। अच्छा अपने पास जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी फाइंड करनी है, n की फाइंड करनी है, ठीक है। और वैल्यू हम यूज किसका कर सकते हैं, m का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब m को अपन राइट साइड में और n को लेफ्ट साइड में रख लेते हैं। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि 0.15 है ना, कहाँ लिखा है मैंने, m की वैल्यू 0.1 m है और 0.15 n है, तो 0.15 n इक्वल टू कर दूं तो आप कहोगे सर माइनस और माइनस 0.1 m, ये आ जाएगा क्या, यस आ जाएगा। अच्छा अगर मैं n की वैल्यू यहाँ निकाल लूँ तो आप क्या कहोगे, -11 माइनस 0.1 m और अपॉन में क्या आ जाएगा 0.15, क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, ये भी माइनस में, यस समझ आई बात। यूनिटरी मेथड से कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं किया है जो मुश्किल होता है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है कि भैया पहले 80 रुपीज़ है और रोज़ कुछ पैसे बढ़ रहे हैं। दूसरा इन्फॉर्मेशन डीजल का, भैया पहले 60 कितने हैं 69 रुपीज़ है और फिर कुछ प्राइस से बढ़ रहा है। तो आपको ये बताना है कि कितने दिनों बाद दोनों का प्राइस इक्वल हो जाएगा। तो हमने दोनों को इक्वल करके और ये इक्वेशन बना लिया। अच्छा एक काम कर सकते हैं हम, क्या करें, ये 0.15 है, इसको एक्चुअल नंबर में लेके आ जाते हैं। तो एक्चुअल नंबर में अगर लेके आओगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा,
100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो n इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं। n इक्वल टू पहले तो ये माइनस से माइनस एलिमिनेट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका ये 1100 माइनस 0.1 है ना। अच्छा, इसमें 0.1 में अगर अपन क्या निकालने वाले हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू m और अपॉन में क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। आई होप ये कैलकुलेशन समझ आ रहा होगा, कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ जो पॉइंट्स है उसको मैंने एलिमिनेट किया है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर डिवाइड करें तो 5 3 जा 15, 5 2 जा, है ना, और इसको 5 से करें तो 5 2 जा 10 बचेगा 1 10, 5 2 जा ये 220, ये कैलकुलेशन। तो अगर मैं इसको इधर लिख देता हूँ, खाली जगह इधर है हमारे पास, तो फाइनल अगर मैं वहाँ से लेके आऊँ तो n इक्वल टू आपका कितना निकलने वाला है, आपका निकला ये 220 माइनस में क्या आ जाएगा 2m और अपॉन में क्या आ जाएगा 3, यही है ना। चलो अब अपन n फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, n कैलकुलेट करें, लेकिन अब जब n कैलकुलेट करते हैं तो इस m की कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं, समझ आया। तो n की वैल्यू अपन 1 से लेके कहाँ तक ले सकते हैं 100, ऐसा नंबर लेते हैं जो कैलकुलेशन में इजी हो। तो अपन हम क्या करेंगे 220 माइनस 2 इंटू 100 अगर करने वाले हैं तो क्या हो जाएगा 200 और अपॉन में क्या हो गया 3, यही है ना। चलो अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो कैसा करोगे देख लीजिए। अच्छा, एक बार री चेकआउट कर लेते हैं। हमने ये वैल्यू पुट कर रखा है, इक्वल कर दिया, इसको हमने 11 माइनस ले लिया, माइनस ये करेक्ट है, यहाँ पर n इक्वल टू माइनस 11 ये है माइनस। अच्छा, जब माइनस में प्लस किया तो साइन तो अपना चेंज करना पड़ेगा ना। यहाँ पर फाइनल साइन क्या आने वाला है प्लस आने वाला है, यहाँ पर भी क्या प्लस, यहाँ पर भी क्या प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 420 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 इक्वल में क्या हो जाएगा 140, ये 140 डेज आ गया आंसर n इक्वल टू। अब बात ये रही कि उन्होंने बात करी थी 1 जनवरी की। 1 जनवरी में जब अपन 140 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2021। अच्छा, क्या 2021 नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, आपका आंसर हो जाएगा सर नॉन लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है ना। यस, द करेक्ट आंसर शुड बी 28 में। समझ आई बात। बेसिक कैलकुलेशन एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बस उसको ध्यान में रखिए और कुछ नहीं। हमने पेट्रोल के प्राइस से ये पोजीशन ली, डीजल की ये पोजीशन ली, एक मार्क्स गिवन है उसको इंक्रीज करना है, दूसरा गिवन है उसको इंक्रीज करना है। फाइनली यू हैव टू फाइंड कि एट व्हाट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या ऑन विच डेट इट विल बी इक्वल। तो हमने ये यूनिटरी मेथड का कैलकुलेशन कर लिया। इसमें जो बेसिक आपका निकला 140 डेज, क्योंकि 1 जनवरी का गिवन है, 1 जनवरी में 140 ऐड कर दीजिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ मैं, तो परेशान नहीं होना है, जल्दी जल्दी कोशिश कर लेते हैं कि आज इस वाले सेट को एलिमिनेट कर ले। आगे क्या लिखा है, इन क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट आर फ्रॉम इंडिया। चलो मान लेते हैं कि उस क्लास की जो पूरी स्ट्रेंथ है वो कितनी है 100 है, तो इंडिया से कितने आ जाएंगे। अच्छा, अगर आप बात कर लो इंडिया से, तो इंडिया से 60% है, मतलब कितने लोग आ जाएंगे 60, राइट। एंड फॉरेन इंडिया से है, तो दूसरा नंबर इन्होंने किसका दे रखा है फॉरेन का, तो चलो फॉरेन का मान लेते हैं। और फॉरेन के स्टूडेंट कितने हो जाएंगे आउट ऑफ इसमें 40 हो जाएंगे, कर लिया डिवीजन, ऑलराइट। 50% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स। अच्छा, इसमें 50 गर्ल्स है, इसका मतलब ये 50 गर्ल्स है, तो 50 क्या हो जाएगा बॉयज हो जाएगा, ठीक है। इतने में आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर 50 गर्ल्स और 50 गर्ल बॉयज़ की बात करें तो इसमें किस में किसका डिवीजन हो सकता है, किसी में हो सकता है। हो सकता है इसमें 50 हो जाए तो 10 बचेगा, हो सकता है इसमें हो जाए तो इसमें बच जाएगा। मतलब ये कि अभी 100% श्योरिटी नहीं है कि इसमें कितने गर्ल्स हैं और इसमें कितने गर्ल्स हैं। ओके, ऑलराइट। अब आगे क्या लिखा है, इफ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट, बस यही इन्फॉर्मेशन है जो सारी चीज़ों को क्लियर करा के आंसर दे देगा। क्या लिखा है, इफ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट आर गर्ल्स। अब इंडियन कितने हैं 60, 60 का अगर 30% आप कैलकुलेट करोगे, 60 का अगर 30% अपन कैलकुलेट करें तो आप क्या निकालने वाले हो, निकालोगे आप क्या 18। अब एक बात बताओ, अगर इसमें से 18 गर्ल्स है तो रिमेनिंग आउट ऑफ 60 18 गर्ल्स है, तो 42 क्या हो जाएंगे बॉयज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, टोटल गर्ल्स अपने पास कितनी है 50, और 50 में से यहाँ पर कितनी गर्ल्स आ गई 18, तो बचे कितने 32। अब अगर इस 32 में से गर्ल्स यहाँ पर है तो यहाँ पर 8 क्या हो जाएगा
बॉयज। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट आर बॉयज। अब एक बात बताओ, अपने पास बॉयज कितने निकले 8। अब ये 8 इस 40 का कितना परसेंट है, आप निकाल लोगे, 1/5 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 20%। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये बहुत सिंपल सा पैटर्न था, कैलकुलेशन का ध्यान रखना था और कुछ नहीं, बहुत सिंपल था। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लेट्स चेक इट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अच्छा ये तो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ ऑल द एस्पिरेंट्स, मज़ेदार। सम रेडियोज आर मोबाइल्स। कह रहा है कि भैया कुछ रेडियोज क्या है, मोबाइल है, रेडियो को मोबाइल बना दिया। ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, सारे ही मोबाइल्स क्या है, कंप्यूटर्स है। सम कंप्यूटर आर वॉचेज, कुछ कंप्यूटर क्या है, वॉचेज है, तो बना दिया है इसको, कुछ कंप्यूटर इज वॉचेज, राइट। सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेज, कह रहा है कि कुछ रेडियो वॉचेज, और सर्टेनली का मतलब इन्होंने क्या बोल दिया, 100% श्योरिटी का। समझिए बहुत सिंपल सा होता है। एक बात बताओ, ये डायग्राम पर ट्रस्ट है, हाँ है। क्या ये रेडियोज और ये वॉचेज एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, सर फिलहाल तो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन नहीं है, और अगर डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो आप क्यों पूछ रहे हो। मैं आपको सिर्फ उतना बता सकता हूँ जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं उससे एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि ये तो बेवकूफ़ी हो जाती है। अपने को जितना पता उतना बताना है, किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा, किसी भी चीज़ को कम, ये नहीं करना अपने को। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल लाइफ में समहाउ लोग इसका यूज कर लेते हैं कि अच्छा उसने इतना अच्छा कर दिया उसकी बुराई कर दो, अच्छा वो बुराई कर रहा है उसको बढ़ा के बता दो, ये डिफरेंट चीज़ें चल रही होती है, अपने को वो नहीं करना। क्या लिखा, सर्टेनली सम मोबाइल्स आर वॉचेज। अच्छा अब ये रहा मोबाइल, ये रहा वॉचेज, क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, आपको अगर सर फिर से वही कंडीशन है, नहीं कर रहा है। अच्छा ये कब करेक्ट हो सकता, अगर पॉसिबिलिटी लिखा होता, अगर कैन लिखा होता, अगर मे लिखा होता तो करेक्ट हो जाता, बट यहाँ पर सर्टेनली मतलब श्योर पूछ रहा है इसने नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। आई होप यू ऑल आर गेटिंग मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। समझिए क्या लिखा है, लिखा है जोसेफ विजिटेड द क्लब ऑन एवरी 5th डे। अच्छा कोई भी पर्टिकुलर मंथ है जिसमें ये कब विजिट करता है, 5th डे को विजिट कर लेता है। हर्ष विजिट ऑन एवरी 24th। अच्छा एक कब विजिट कर लेता है, 24th को। एंड वाइल सुमित विजिट ऑन 9th, और सुमित कब विजिट कर लेता है, 9th को। इफ ऑल 3 ऑफ देम मेट एट द क्लब ऑन संडे। अच्छा ये कब मिले, संडे को। देन ऑन विच डे विल ऑल 3 ऑफ देम मीट अगेन। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ऐसे ही तो पता चलता है, निकाल लीजिए। अच्छा 5, 24, 9 एलसीएम निकालना है। अच्छा एलसीएम निकालेंगे कब, क्या इस तीनों में से कोई भी दो नंबर ऐसा है जो किसी एक नंबर से कट सकता हो, सोचो। यस 9 और 24 किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। अच्छा अगर आपने इसको, जैसे मैंने ऐसा ले, सॉरी यहीं पे ले लेते हैं, मैंने ऐसा 3 ले लिया, तो आप 5th को डायरेक्टली ले लोगे, इस 24 को क्या ले लोगे 8, और इस 9 को क्या ले लोगे 3। क्या और कुछ डिविजिबल है, नहीं है, नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 3, 3 जा 9, 9 8 जा 72, और 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 0 1 एंड 5 7 जा 35 और 1 क्या हो गया, ये तो 360 डेज के बाद आ रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करें कि संडे को मिला था तो 360 डेज के बाद क्या होगा, आपको पता है 7 डेज का सर्कल होता है, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 5 जा 35, बचा 1 10, 7 1 जा 7। जब आपने ये किया तो आपके पास 3 रिमाइंडर बच गया, और इसी को क्या करना है, इसी को यहाँ से ऐसे लाके इसमें ऐड कर देना है। तो संडे में 3 डे ऐड करेंगे तो मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दिस वन। बहुत सिंपल सा पार्ट था। हाँ चूंकि सी सेट में पूछा गया है तो अब भाई आपका दिमाग यूज कर रहे हैं उनको, वो चेक करेंगे आपसे। यस नाउ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस। क्या लिखा है, ऑन अ चेस बोर्ड इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 कंजिक्यूटिव स्क्वायर्स बी चूजन। ओके ओहो ऑल राइट, ऑन डायगोनल। आपको पता है डायगोनल का मतलब, अपन यहाँ से शुरू करेंगे तो एक डायगोनल ये हो जाएगा। डायगोनल का मतलब अपन यहाँ से शुरू करेंगे तो एक आपका कौन सा हो जाएगा, ये एक डायगोनल आपका ये हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि कितने
6 कंजिक्यूटिव कैसे चूज कर सकते हैं, ये आपको फाइंड कर लेना है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 एक बार आपने चूज कर लिया। अच्छा दूसरा आप कैसे चूज करते, दूसरा आप चूज कर लेते 1 2 3 4 5 6। अच्छा तीसरा आप कैसे चूज कर लेते, तीसरा ऐसा ये 1 2 3 4 5 6, कितने बार हो गया, 3 टाइम्स हो गया। कर सकते हैं, यस 3 टाइम कर सकते हैं। अच्छा एक बात भाई, क्या और कोई डिफरेंट वेज है, तो आप कहोगे सर नहीं 3 टाइम्स हो गया। अच्छा अगर इधर से 3 टाइम्स हो गया, मतलब एक डायगोनल में 3 टाइम्स हो गया, क्या दूसरे डायगोनल में भी हो सकता है? लेट्स फाइंड इट आउट। आपका आंसर पहले इस बार मैं लास्ट में बताऊंगा। आई होप आपने आंसर फाइंड कर लिया होगा। हाँ एक तरफ से 6 तो दूसरी तरफ से भी 6 और 3 और दूसरी तरफ से भी 3, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है बहुत सिंपल था, बस ध्यान इसमें ये रखना था डायगोनल। कई बार बच्चे इसे भी गड़बड़ कर देते हैं, पूरा ही काउंट करना शुरू कर देते हैं, आपको वो नहीं करना, आप एक्सपर्ट हो स्मार्ट लोग हो, सिंपल रखना है, इजिली फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्या है, लेटर रिपीटिंग सीरीज। जैसे ही ये सेगमेंट आता हो आपको ये ध्यान में रखना है कि मैंने रूल क्या बताया था। मैंने इसमें रूल बताया था कि सबसे पहला काम करोगे कि जितने नंबर ऑफ लेटर्स और स्पेस खाली गिवन है उसको काउंट कर लेते हैं। अच्छा काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया। अच्छा जब 18 हो गया तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिएगा। पॉसिबल है 3 इंटू 6, पॉसिबल है 6 इंटू 3 का पेयर बन जाए, यानी कि 6 के 3 पेयर या 3 के 6 पेयर। फिर मैंने आपसे क्या बोला था कि सबसे छोटे पेयर से शुरू करेंगे, कर लेते हैं सबसे छोटे पेयर से। अच्छा सबसे छोटे पेयर से शुरू करें तो ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, ये पांचवा और ये छठा। अच्छा फॉर्चुनेटली जो छठा पेयर है उसमें तीनों का तीनों गिवन है, तो हमें क्या मिल गया ए बी। हमें क्या पता चला, अच्छा एक लेटर को 2 बार रिपीट किया, एक लेटर को 1 बार। चलो आगे चेक करते हैं, ठीक है ना। चलिए क्या इसमें ए बी बन सकता है? आप कहोगे नहीं सर ये नहीं बचा, तो क्या पॉसिबिलिटी है? सर ए बी भी बन सकता है। क्या इसमें बन सकता है? ए हो गया यहीं से क्लियर। इसमें क्या बी बी, इसमें क्या ए, इसमें क्या बनेगा ए बी बी, ए बी बी ए बी, ए बी बी ए बी, ए बी बी ए बी। अब आप यहाँ से निकाल लीजिए आपके आंसर में क्या होगा। सबसे पहला आपका आंसर ए से शुरू होगा, फिर बी से होगा, चेक भी मत करिए, ए से एकमात्र आंसर शुरू है। तो ध्यान रखिए ये सेगमेंट कई सारा टाइम कंज्यूम करेगा, लेकिन आपका बेसिक फंडा स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, जो नंबर ऑफ लेटर्स गिवन है उसको काउंट कर लीजिए, जो खाली स्पेस है उसको काउंट कर लीजिए, फिर उसको प्रॉपर पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। अच्छा कई बार ऐसा हो जाता है यहाँ पर 19 होता है, तब क्या करते हैं, तो बेटा डिफरेंट पैटर्न हो सकता है 4 इंटू 4 प्लस 3, हो सकता है 4 इंटू 5 माइनस 1, सेगमेंट पॉसिबल होता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59। अच्छा क्या बोला है 59 में, हमसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है, देर आर 6 persons अरेंज्ड इन अ रो, another person has to shake hand with 3 of them so that he should not shake hands with 2 consecutive persons। बोल क्या रहा है, मतलब सिंपल ये आपसे बोला गया कि देखो आपके पास ये ए बी सी डी ई और एफ 6 पर्सन है, ठीक है ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो इसमें करना क्या है। अच्छा ये ए अगर हैंड मिलाएगा तो ये बेस बी से नहीं मिला सकता, कंजिक्यूटिव हो जाएगा, तो किससे मिला सकता है, सी से, ठीक है। अच्छा अगर उसने सी से मिलाई थी तो किससे नहीं मिला सकता, डी से नहीं मिला सकता, किससे मिलाएगा, ई से, समझ आई बात। और अगर उसने सी से मिलाई तो और किससे मिला सकता है, एफ से। ऐसा कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना है। क्वेश्चन जबरदस्त है, अच्छा है, लॉजिकल है, थोड़ा सा रुलाने वाला है, सोचने वाला है, इसलिए। अच्छा सोचने से एक शेर याद आ गया, अभी कहीं सुन रहा था मैं कि समंदर को क्या गम है वो बता भी नहीं सकता, पानी बन के आंखों में आ भी नहीं सकता, कि समंदर को क्या गम है बता भी नहीं सकता,
पानी बन के आंखों में आ भी नहीं सकता, तूने वफा नहीं की मुझसे, इसमें तेरी गलती नहीं है, तूने वफा नहीं की मुझसे, इसमें तेरी गलती नहीं है। जबरदस्त शेर। चलिए, तो इसमें क्या है, कितने बार हो सकता है, चलो काउंट कर लेते हैं। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी है ए का सी और फिर ई से, कंजिक्यूटिव नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी है ए का सी और फिर एफ से, कंजिक्यूटिव नहीं है, दो हो गया। क्या ए से और कॉम्बिनेशन बन सकता है? नहीं। अच्छा, बी से कैसा बन सकता है? ए से और बन सकता है क्या? हाँ, बन सकता है। ए से अपन करें तो डी और डी से एफ कर दे, तीन हो गया। क्या बी से बन सकता है? हाँ, बन सकता है। बी से डी और डी से एफ, क्या इसके अलावा और कोई भी है? नहीं। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 4। चलिए, अच्छा, कल से मैं एक काम करूंगा, कल से हर क्लास के पहले एक एक मतलब 4 लाइन का शेर रोज आपके लिए लेके आऊंगा, बेहतरीन सा। एक जाते टाइम बोलने के लिए और एक आते टाइम बोलने के लिए। मज़ेदार हो जाता है ज़िंदगी कई बार ना। आजकल लाइफ जितनी उलझी हुई है, हालांकि ये गलत है और पहले मैं नहीं देखता था, लेकिन अब जब मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ अपने इन चीज़ों की वजह से, तो मैं कुछ रील्स देखता हूँ। इंस्टाग्राम पर रील्स ही होता है ना, खैर जो भी होता हो, शॉर्ट्स या रील्स। तो जब मैं वो देखता हूँ तो कुछ शेर आते हैं उसमें, इतना मज़ेदार होता है ना कि ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे से रिलेटेड बात कही जा रही है। कई बार अपने आप को ही उसमें फील करने लग जाता हूँ, मज़ा आ जाता है। तो कल से कुछ ऐसा चुनिंदा शेर लेके आऊँगा बेहतरीन आपके लिए। फर्स्ट इनिशिएट भी करेंगे और एंड भी करेंगे, और आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि कुछ ऐसा शेयर कमेंट करेंगे आप। ठीक है, चलिए, आगे क्या लिखा है? इन ए कोड लैंग्वेज मैथमेटिक्स इज रिटन एज, कुछ भी है, हाउ इज केमिस्ट्री। मैंने आपसे क्या बोला था कि इसमें 3 पैटर्न होता है। क्या फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर बना है? कैसे बन सकता है? एडिशन कैसे बन सकता है? सब्ट्रैक्शन कैसे बन सकता है? अपोजिट। क्या फर्स्ट से लास्ट बना है? कैसे बन सकता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर पहला लेटर क्या है? ओह, पेन दे दे भाई। पहला लेटर क्या है इसमें? फर्स्ट लेटर है एम। क्या यहाँ फर्स्ट लेटर एम है? नहीं, एल है। क्या लग रहा है? कुछ प्लस कर रखा है? नहीं, कुछ माइनस कर रखा है। कितना? 1 माइनस। दूसरा क्या है? ए। यहाँ पर दूसरा क्या है? बी। क्या कर दिया? +1। तो पहले में -1 फिर +1। क्या फिर से -1 है? टी से पहले एस, यस। क्या फिर से +1 एच से पहले? मतलब आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि पहले लेटर में -1 +1 -1 +1, तो कर देते हैं ना। एक केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में अगर -1 करेंगे तो आंसर की शुरुआत किससे होनी चाहिए? बी से। एच में आई से, ई में -1 डी, एम में +1 क्या हो जाएगा? एन। क्या इससे आंसर निकलेगा? बी आई डी एन। निकल गया ना, कौन सा हो जाएगा? बी। बहुत सिंपल था, इजीएस्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी ही कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम, पढ़ा चुका हूं मैं आपको कैलेंडर बेसिक क्लास में, ऑनलाइन क्लॉक ही हमारा चल रहा है, उसके 2 बेसिक क्लास कर चुका हूँ, तीसरा स्लो एंड फास्ट होने वाला है, और ये पार्ट तो मैं 100% करा चुका हूँ। तो क्या लिखा है? डू द आवर हैंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक एंगल ऑफ 180 डिग्री। अच्छा, 180 डिग्री का पूछ रहा है। अच्छा, टाइम क्या है? सारे टाइम दे हुए हैं 7 7 7 और 7। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि 180 डिग्री हर घंटे में एक बार बनता है। अब पूछ रहा है कि 7, क्या शार्प 7 बनेगा? क्या 7 बज के कुछ मिनट पे? एक तो ट्रेडिशनल वे से आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर लो, दूसरा अगर दिक्कत हो तो क्यों टेंशन ले, फाइंड कर लेते हैं ना। मैंने आपको क्या बताया था? 7 है, तो 7 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 30 से, और ये कितना हो जाएगा? 210। मैंने आपसे 30 बोला था, क्यों? क्योंकि हर घंटे में कितना डिग्री बनाता है? 30 डिग्री। एक घंटे में आ रहे हैं 30 डिग्री, क्यों? क्योंकि 360 डिग्री का सर्कल होता है, 12 आवर्स होता है, 12 इंटू 30 कितना होता है? 360, इसीलिए। चलो, अब ये 210। अच्छा, अब इस 210 में मैंने आपसे बोला था 180 एक बार माइनस कर लीजिएगा, और 210 में एक बार आप 180 प्लस कर लीजिएगा। लेकिन 180 बेटा जब आप प्लस करेंगे तो ये 300 और 390 हो जाएगा। मैंने आपसे एक एक्सेप्शन बता दिया था कि अगर किसी भी डिग्री को ऐड करने पे 330 से बड़ा हो जाता हो, किससे? 330 से बड़ा हो जाता हो, तो उसका कैलकुलेशन ना करें। क्यों? क्योंकि वो आपका आर ही बदल देगा। कैसे? बताता हूँ करके। तो इसमें ये 390 हो गया, और इसमें क्या हो गया? 30। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें 2/11 कर दीजिएगा, तो ये 60/11 हो जाएगा। तो 5/11, यानी कि ऑलमोस्ट 7 बज के 5 मिनट तो हो चुका है।
कुछ सेकंड आगे हो गया तो 7:05 से थोड़ा सा आगे चला जाएगा। अच्छा ये कैलकुलेशन करिए, ये है 390 इंटू 2/11 जब आप करोगे तो 390 इंटू 2 यानी कि 4 होता तो 800, 20 कम कर देते हैं 780/11 करेंगे। अच्छा 11 जब आप इसको करोगे 7 जा 77 तो क्या 70 मिनट होता है? नहीं ना। अगर 70 मिनट नहीं होता है इसका मतलब वो हमसे 7 से 8 के बीच का टाइम ही नहीं बता रहा, वो तो अलग बता रहा है अपने को, मतलब उसकी काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। समझ आई बात? चलो तो इसमें आंसर आपको क्या निकल जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिटवीन 7-5 आवर्स एंड 7-10 आवर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट करते हैं। प्रोबेबली मैंने अभी तक आपका 1 घंटा कवर नहीं किया है, 2-3 क्वेश्चन बच रहे होंगे, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, सेशन खत्म करेंगे। क्या लिखा है? लिखा है इसमें हाफ ऑफ द विलेजर्स ऑफ अ सर्टेन विलेज हैव देयर ओन हाउसेस। चलो ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितने विलेजर्स हैं? 100 विलेजर्स हैं। अच्छा कितने के पास अपना घर है? 50 के पास अपना घर है, तो मतलब 50 के पास अपना घर नहीं होगा, तो हमने लिख दिया ओन हाउसेस। कितने के पास है? 50 के पास। ऑलराइट, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? 1/5 ऑफ द विलेजर्स कल्टिवेट पैडी। 1/5 का मतलब 1/5 निकालोगे तो 20, इसमें से इसका मतलब जो 20 है ना वो क्या कर रहा है? पैडी का प्रोडक्शन कर रहा है। डेटा गिवन है, क्लियर करते चल लेते हैं। 1/3 ऑफ द विलेजर्स आर लिटरेट। अच्छा 1/3 लिटरेट, अब आप बोलोगे 100 का 1/3 कैसे निकाले? एक एग्जैक्ट वैल्यू ना लेके एक नॉर्मल सा वैल्यू ले लेते हैं। नॉर्मल वैल्यू अगर लोगे 1/3 ऑफ द विलेजर्स आर लिटरेट, इसका मतलब लगभग 33 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? लिटरेट हो जाएगा। जो गिवन है डेटा अपन कलेक्ट कर लेते हैं। 4/5 ऑफ द विलेजर्स आर अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज। अच्छा 4/5 का मतलब ये है कि 20 आ जाएगा 80 जो विलेजर्स है वो क्या है? जो 25 से नीचे का है। कितने? 80 विलेजर्स है। 4 डेटा गिवन है, चारों क्लियर कर दिया। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सर्टेनली ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउसेस आर लिटरेट। कितने के पास है? 50 के पास है। लिटरेट कितने हैं? 33। क्या ये करेक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा, खुद ही एलिमिनेट कर दीजिए। अच्छा बस यहाँ पर देख लीजिए लिटरेट लिखा है, मतलब पहले वाला तो 100% गलत हो गया। क्यों? हाउस है 50 लोगों के पास, लिटरेट है 33, कैसे टोटल हो सकता है? ऑलराइट, सम विलेजर्स आर अंडर 25 ईयर्स एज आर लिटरेट। अब एक बात बताइए, कह रहा है कि कुछ विलेजर्स जो 25 से कम का है, ठीक है। एक बात बताओ, 25 से कम के कितने हैं? 80 लोग हैं। लिटरेट कितने हैं? 30 लोग। एक नॉर्मल सा अजम्पशन बनाते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि 80 के बाद अपने पास कितने बच रहे हैं? 20, तो वो 20 लोग के सारे लिटरेट हैं जो 25 साल से ऊपर के हैं। कितने? 20। अच्छा वो सारे 20 निकाले तो कितने बचेंगे? 13। ये 13 किस में से आएगा? इसी 80 में से तो आएगा ना। इसका मतलब ये कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 25 ईयर्स से कम के भी है और लिटरेट भी है, और मिनिमम 17 तो हो ही सकते हैं। इसका मतलब ये आपका 100% करेक्ट है, और करेक्ट है तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे देख लो, ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टिवेट पैडी आर लिटरेट, अपन नहीं बता सकते। नो विलेजर्स अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज हैव जोनस, नहीं कह सकते। कह सकते हैं कैसे? हमारे पास 80 है 25 में से और यहाँ पे 50 है, तो कुछ तो ओवरलैप करेगा ही ना। गलत है, मतलब बी करेक्ट था, हमने करेक्ट आंसर चूज कर लिया है, दैट्स ट्रू। 77, कंसीडर टू स्टेटमेंट एंड गिव द करेक्ट आंसर। बिल्कुल कोशिश करेंगे, आपने क्वेश्चन दिया है, हम अपने एंड से आंसर देंगे। आंसर कैसा देंगे? 100% एक्यूरेसी वाला। द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे, ठीक है। मंथ कौन सा है? नहीं पता। द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वॉज 17th, ये भी सही है। अच्छा थर्ड सैटरडे 17th है, तो फिर कौन सा हो जाएगा? 10th को हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा? थर्ड को हो जाएगा, सैटरडे, ठीक है। व्हाट डे इज द 14th ऑफ द गिवन मंथ? अच्छा गिवन मंथ का 14 किससे है? समझिए एक बार। अच्छा क्या आपको ये पता चल रहा है कि अगर इस इंफॉर्मेशन को देखें तो अपने को ये आइडिया लग रहा है कि वो मंथ 31 डेज का था या 30 डेज का था? नहीं। अच्छा जैसे इन्होंने बोला कि लास्ट डे वेडनेसडे है, तो वो 31 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है, और हमसे क्या पूछ लिया? 14th का।
मतलब 2 आंसर आ सकते हैं। कैसा? 31 में से 7 माइनस करते चल लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा, ये अगर 30 है वेडनेसडे, तो फिर कब रहा होगा? 23 को। फिर कब रहा होगा? 16 को। फिर कब रहा? अच्छा, 16 को वेडनेसडे है, तो 15 को कौन सा हो जाएगा? ट्यूसडे। और 14 को कौन सा हो जाएगा? मंडे। एक। लेकिन अगर इस वाले से कैलकुलेट कर ले तो आपका आंसर डिफरेंट आ जाएगा। समझ आ रही बात? मतलब पहले वाले से तो बेटा आंसर नहीं निकलेगा। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है कि द थर्ड संडे, हाँ, इसमें अपने को 31 तक जाने की जरूरत नहीं, तो अपन एलिमिनेट कर लेंगे आसानी से। अच्छा, थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज द 17th। 17 को क्या है? सैटरडे है, तो 16 को क्या हो जाएगा? फ्राइडे। 15 को क्या हो जाएगा? थर्सडे। फिर आपका क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। तो अपन इस वाले से आंसर निकाल सकते हैं। सो ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो ध्यान रखिएगा। इसमें कई बार बच्चे गलत करके चले आते हैं कि महीने का नाम अपने आप से चूज कर लिया। नहीं कर सकते बेटा, उन्होंने डेटा ऐसा दिया है कि मंथ दोनों में से कोई भी आ सकता है। अब क्या पूछ रहा है? विच डे इज 10th अक्टूबर 2027? देखो, ऑफलाइन क्लासेस में तो ये करा चुका हूँ मैं कैलेंडर। ऑनलाइन क्लास में जैसे ही क्लॉक खत्म होगा मैं कैलेंडर पे ही आने वाला हूँ और बहुत शानदार तरीके से इस चैप्टर को अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी फिलहाल 2-3 पैटर्न है इसको फाइंड करने के। मेरे को जो इजीएस्ट लगता है वो मैं बता देता हूँ। कोड यूज नहीं करूँगा, बिना कोड यूज किए कर लेंगे। अच्छा, ये क्या है? 10th अक्टूबर 2027। बिना कोड यूज किए मैं कैसे करवाता हूँ? मैं कहता हूँ कि बेटा पहले तुम सेंचुरी अलग कर लो, उसके बाद क्या कर लो? ईयर अलग कर लो। अच्छा, उसके बाद इसमें चेक कर लो लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 6। और फिर क्या लिख दो? जनवरी से अक्टूबर तक। अब आप बोलोगे कि सर ईयर तो वहाँ 27 है, आपने 26 ही क्यों लिया? अच्छा, एक बात बताओ, 27 में कौन से मंथ तक है? अक्टूबर में। क्या पूरा कंप्लीट कर लिया? आंसर है नहीं, इसीलिए 1 माइनस कर दिया। ठीक है, ये बिना कोड मेथड है। नॉर्मली लोग कोड यूज कराते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सेंचुरी कोड एंड सो ऑन कराते हैं ना, वो मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अपन अक्टूबर तक चलना है, तो जनवरी का क्या हो जाएगा? 3। क्या 27 लीप ईयर है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? 0 फरवरी में। क्यों? ये हो जाएगा मार्च, बताता हूँ। अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2 और अक्टूबर क्या हो जाएगा? 3। बोलोगे सर ये आपने क्या लिख दिया? देखो, जनवरी में 31, 7 से डिवाइड किया, 7 4 जा 28, बचा 3। फरवरी में 28 डेज, 7 से डिवाइड किया 0। मार्च में 31, 3। तो मतलब जिस महीने में 31 है उसमें 3, जिसमें 30 है उसमें 2, जिसमें 28 है उसमें 0। ये मैंने क्या किया? और डेज लिख दिया और कुछ नहीं, सिंपल। ठीक है। अच्छा, 200 इक्वल टू 0 हो जाता है। अब आप क्वेश्चन पूछो क्यों? तो बेटा जब ऑड डेज निकालते हैं, जैसे मैंने ऐसे बोला ना कि 31 में कितने ऑड डेज, मैंने बता दिया 3। मैंने पूछ लूँ एक साल में अगर वो नॉर्मल ईयर है 365, कितने ऑड डेज? आपका आंसर 1। क्यों? डिवीजन से। अगर ऑड डे लीप ईयर होता है कितना? 2। अच्छा, ऐसे ही मैं अगर पूछ लूँ कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज? 100 ईयर्स, तो 100 इंटू 365 और साथ में लीप ईयर का एडिशन करेंगे तो जब ये निकलता है तो कहोगे कैसा कि सर 100 में कितना हो जाएगा? तो 76 नॉर्मल ईयर, 24 लीप ईयर। ऐसा इस बेसिस पे कैलकुलेट करता है। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, 24 लीप ईयर लिख दिया सर, 100 में तो 25 लीप ईयर होना चाहिए। नहीं होता है, बता दूंगा डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, ऐसा। तो जब ऐसा कैलकुलेशन निकालते हो अपन, तो हमें 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज, 300 ईयर्स में 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज, 300 ईयर्स में 1 और 400 ईयर्स में 0। और 4 में 0 तो 8 में 0, 12 में 0, 16 में 0, 2000 में। जो सेंचुरी ईयर्स 4 से डिविजिबल होगा सब में 0, इसलिए 0। इसको 7 से डिवाइड किए, 7 3 जा 21, क्या बचेगा? 5। इसको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं। अब क्या करें? तो अब एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेशन कैसा? ऐसा, 5 + 2 7, 6 3 9, 3 12 और 2 14, 7। फिर 3 6 9 12 और 2 14, क्या हो गया? 7। क्या कोई रिमाइंडर बचा? नहीं। अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो क्या बचा? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? संडे। ओहो, अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर पीपीटी बनाते टाइम हटा नहीं है, वो आंसर आ गया है। तो मैंने इतना बड़ा कैलकुलेशन कर दिया, आप कह रहे हो कि सर आंसर संडे लिखा तो है, संडे पर टिक कर लो, बाय मिस्टेक आ गया है वो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रोबेबली आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 79। क्या इसके बाद है? अच्छा 80 भी है, कोई बात नहीं, जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है? इसमें हमसे सिलॉक्स का क्वेश्चन है, कह रहा है सम ग्रीन आर ब्लू। अच्छा, सम ग्रीन आर ब्लू, तो लो भाई सम ग्रीन आर ब्लू कर दिया। सम ब्लू आर ब्लैक, आप कह रहे हो तो करना पड़ेगा। सम ब्लू आर
ब्लैक कर दिया। ठीक है, अब कंक्लूजन, सम ग्रीन और ब्लैक, क्या ग्रीन और ब्लैक एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है? आपका आंसर हो जाएगा नहीं। फिलहाल अपन इसको नेगेटिव कर देते हैं। वैसे ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है, डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। सम ग्रीन और ब्लैक, क्या ग्रीन ब्लैक को करें? वेट 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 वेट, आई एम सॉरी, मैंने ये दूसरा पढ़ लिया था, सम ग्रीन आर, ये दोनों मैंने, हाँ ये कंक्लूजन है, सम ग्रीन आर ब्लैक, ये गलत है। ये मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? ये तो स्टेटमेंट है। ओके नेक्स्ट, कह रहा नो ग्रीन इज ब्लैक, नो ग्रीन इज ब्लैक। फिर से आप ये बोलोगे अरे मेरे को नहीं पता, आपने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इसको और इसको अलग रखा है, हमारे पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं अपने एंड से 100% श्योरिटी नहीं दे सकता। ऑल ग्रीन आर ब्लैक, कह रहा सारे ग्रीन, फिर से सेम बात किए जा रहे हो तुम, जबरदस्ती, नहीं पता अपने को। ऑल ब्लैक आर ग्रीन, फिर कहोगे नहीं। अच्छा, अब बात रही कि सिलॉक्स ना एक कॉन्सेप्ट बनाता है जिसमें यूज करता है किसको? ईदर और को। अच्छा, ईदर और में यूज करने के कुछ कंडीशंस होते हैं। कंडीशन क्या क्या होता है? कहता है कि दो जो स्टेटमेंट है ना, उस दोनों में एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली इसमें तो चारों में ही सेम है। अच्छा, एक में नेगेटिव तो एक में पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन इसका पेयर है और यही आपका आंसर बना देता है। अगर बच्चों एक कंक्लूजन में सम आया हुआ है तो दूसरे में क्या आना चाहिए? नो। और अगर एक में ऑल आया हुआ है तो दूसरे में क्या आना चाहिए? सम नॉट। और यहीं से आंसर फ्रेम कर लेंगे। ठीक है, समझ आया? अच्छा एक बात बताइए, इसमें क्या है? सम, इसमें क्या है? नो, यहाँ पर ग्रीन ब्लैक। इसका मतलब इन दोनों को मिलाने के बाद हमारा आंसर आएगा ईदर 1 और 2। और क्या कंक्लूजन में गिवन है? कंक्लूजन में गिवन है क्या? कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 ओनली, कंक्लूजन 2 एंड कंक्लूजन 3 ओनली, कंक्लूजन 3 एंड कंक्लूजन 4 ओनली, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 नॉर 3 नॉर 4। ये फिलहाल जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वो अपना करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ईदर वाला ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया है, और ईदर का ऑप्शन दिया नहीं, और बाकी किसी और में श्योरिटी अपने को मिल नहीं रही है। श्योरिटी क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि सब में ग्रीन और ब्लैक का ही पूछ रखा है, और हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें हमने ग्रीन और ब्लैक को अपार्ट फ्रॉम ईच अदर रखा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, दैट इज द करेक्ट। नेक्स्ट एंड द लास्ट, क्या लिखा है? What is the value of x in the sequence? ठीक है, इस सीरीज को देखिए, क्या फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है? हाँ लग रहा है। क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 × 3 + 1, 7 × 3 + 1, 22 × 3 + 1। तो क्या करें? 202 × 3 + 1, तो क्या हो जाएगा? 606 और +1, आंसर क्या हो जाएगा? 607। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आपका 2021 का सी सेट ए और सेट बी में जो भी क्वेश्चन आया है वो सारे। कोशिश मैंने ये करी है कि आपको बेसिक भी बताऊं, आंसर भी बताऊं, सॉल्यूशन भी बताऊं, और कुछ चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें भी आपको बता दूं। कई बार बच्चों का ये आता है कि सर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए, सिर्फ बेसिक बता दीजिए, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव बता दीजिए, चैप्टर तो अलग से अपन पढ़ ही रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ चैप्टर अपन अलग से पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ यही सेशन देख रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर का ही सेशन देख रहे हैं। उनको उनके दिमाग में क्वेश्चन बन के रह जाता है कि अरे यार इन्होंने कर कैसे दिया है। इसलिए थोड़ा सा बेसिक मैं ले लेता हूँ, लेकिन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो डिस्क्रिप्टिव अपन पढ़ेंगे। टिल देन अपना प्रिपरेशन जारी रखें, जोर शोर से लगे रहें। सिर्फ आपके पास 60 डेज का टाइम है। उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि गर्मी शुरू हो गई है, थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें, पानी अच्छे से पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें, जोर लगा रहें। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।